वेलकम फ्रेंड्स, मैं अश्विनी चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान इन्फिनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उड़ान इन्फिनिटी इज़ एन इंस्टीट्यूट विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, जो आपको बेहतर ज्ञान और समझ प्रदान करता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में यूनिवर्स पढ़ा था और अगला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड बाय सन। सोलर सिस्टम का जो जन्म हुआ है, ठीक है, वो कहें कि सूर्य यानी कि सन से हुआ है, यानी कि फादर ऑफ सोलर सिस्टम इज सन। जो सोलर सिस्टम के पिता हैं वो सूर्य हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सोलर सिस्टम में सबसे पहले सूर्य को, द सन। सन को देखा जाए तो हमने जो है 6 जोन में बांटा है, यानी कि 6 स्तर में बांटा है। वो है कोर, जो सबसे अंदर का पार्ट है सन का, ठीक है, उसको हम कहेंगे कोर। फिर उससे बाहरी जो परत है यानी कि बाहरी लेयर है वो आती है रेडिएटिव जोन। ठीक, उसके बाहरी परत कन्वेक्शन जोन। फिर सूर्य यानी कि सन का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो कहलाता है फोटोस्फेयर। इट इज़ फोर्थ लेयर ऑफ सन। ठीक है, उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के बाद आता है कोरोना। कोरोना ऐसी सूर्य की परत है जो हमें सिर्फ सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स के समय ही दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें कोर का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जो फोटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री 55 डिग्री 5500 डिग्री सेल्सियस। द पार्ट ऑफ द सन विच कैन वी सी इज नोन एज फोटोस्फेयर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सूर्य का, सन का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसको हम फोटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, मतलब कोरोना, इज विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स इज नोन एज कोरोना। ठीक है, जो हम सूर्य की बाहरी परत है उसको देख पाते हैं कब? सूर्य ग्रहण के समय। अ स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम्स। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल में जितनी भी गतिविधियां या कहीं इवेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो सब कहाँ होते हैं? प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर में। जितनी भी एटमॉस्फेरिक इवेंट्स होते हैं सन में वो सब फोटोस्फेयर में ही होते हैं। तो जो तूफान आता है एटम्स का, स्ट्रॉम आता है, वो कहाँ आएगा? फोटोस्फेयर में। ठीक है, डिसिपेट्स फ्रॉम फोटोस्फेयर इज नोन एज सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, जब एटम्स आते हैं वो अपने साथ सूर्य की सतह से जो है कुछ अग्नि को कहें, कुछ हवा जो उसकी सतह से उड़कर जाती हैं, उनको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स, यानी कि सौर ज्वाला। ठीक है, व्हेन सोलर फ्लेयर्स रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो वो तूफान आता है वो सोलर फ्लेयर उड़ जाती हैं। उसके बाद जब वो फ्लेयर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचती है यानी कि आइनोस्फेयर में, तो जो आइनोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, जब वो पहुंचती हैं आइनोस्फेयर में तो उनके साथ आइनोस्फेयर के साथ वो रिएक्शन करता है और वो एक रंगीन रोशनी में बदल जाती हैं।
ठीक है, वो एक रंगीन रोशनी में बदल जाती हैं, कहाँ आकर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर। ठीक है, और जब वो लाइट चमकती है, एक कलरफुल लाइट जो चमकती है, रंगीन रोशनी, कहाँ, नॉर्थ पोल रीजन में, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर, तो उसको हम कहते हैं अरोरा बोरियालिस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, अरोरा बोरियालिस। कहाँ कहेंगे अरोरा बोरियालिस, नॉर्थ रीजन में। ठीक है, आपने देखा होगा कनाडा वगैरह, उससे ऊपर के रीजन में हमें एक रोशनी दिखाई देती है कलरफुल आसमान में, उसी को हम अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह की रोशनी हमें साउथ पोल पर भी दिखाई देती है, और उसको हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तरी ध्रुव पर चमकने वाली रोशनी, आकाशीय रोशनी यानी कि जो है को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अरोरा बोरियालिस। ठीक, द रीजन फ्रॉम वेयर द सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट। ठीक है, अब आते हैं सन पर। वो सन का वो पार्ट, वो इस जगह, वो स्थान जहाँ से का क्या ओरिजिनेट होती हैं, सोलर फ्लेयर। जो स्ट्रॉम आता है वहाँ से सोलर फ्लेयर्स को ओरिजिनेट करते हुए ले जाता है, तो उस जगह का पर जो है कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, वो स्थान थोड़ा कंपैरेटिवली कूलर हो जाता है, किसके, अदर प्लेस ऑफ सन के। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड सोलर स्पॉट, यानी कि सौर सौर कलंक। सोलर स्पॉट्स को क्या कहते हैं हम, सौर कलंक। ठीक है, सौर कलंक, द स्पॉट्स relatively cooler region from of the sun, temperature of about 1500 डिग्री सेल्सियस। ये जो रीजन है जहाँ से सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट होती हैं और सोलर स्पॉट्स का निर्माण करती हैं, उस स्थान का, उस प्लेस का जो टेम्परेचर होता है वो अदर्स प्लेस से कितना कम होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट appears and disappear आफ्टर एवरी 11 ईयर। ठीक है, ये चीज़ें हर 11 साल में सोलर स्पॉट्स अपेयर डिसअपेयर बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, सन स्पॉट साइकिल। क्या कहते हैं, सन स्पॉट साइकिल। ठीक है, अब जो हमारा सन स्पॉट बने हैं वो कंपैरेटिवली क्या है, कूलर हैं, और हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, काले रंग के। ठीक है, तो उस जो स्पॉट्स है उनका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है। उस सेंटर को क्या कहेंगे हम, जो ब्लैक दिखाई देगा उस सेंटर का, सौर कलंक का जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहेंगे हम अम्ब्रा। ठीक है, और उसके चारों तरफ उससे कुछ लाइटर पार्ट होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सोलर स्पॉट ऑफ पेनुम्ब्रा। ठीक है, उस स्थान को जो केंद्र के चारों तरफ होगा, थोड़ा लाइटर होगा, किससे, सेंटर से। किसके सेंटर से, सोलर स्पॉट के सेंटर से, उससे हम क्या कहेंगे, पेनुम्ब्रा। ठीक है, जो सन है हमारा, उसका फॉर्मेशन, ठीक है, किससे हुआ है, हाइड्रोजन से। जैसा कि आपको पता है कि सन भी एक स्टार है, और एक स्टार में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस जो है चलती है। ठीक है, जिससे एक स्टार का निर्माण होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। उसी तरीके से सन में भी हाइड्रोजन से बना था, और उसकी में अभी जो एट प्रेजेंट हाइड्रोजन की मात्रा है वो लगभग कितनी है, 74%। और हीलियम की जो मात्रा है, ठीक है, वो कितनी है, 25%। लगभग 1% के आसपास जो है अदर एलिमेंट्स सन में पाए जाते हैं।
ठीक है। सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जिस तरह से अर्थ भी अपने एक्सेस पे घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, सन भी वैसे ही अपने एक्सेस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। ठीक है। सनलाइट्स रीच टू द अर्थ इन 8 मिनट। जो सूर्य की रोशनी है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स देख लेते हैं हम। ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण तारा सोलर सिस्टम का क्या है? सन, जिससे किसका निर्माण हुआ है? पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है। उनमें सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। जो सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है उसका नाम वीनस है। थर्ड प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स फोर्थ प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये प्लूटो है जिसे अब सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ठीक है। तो पहला क्या है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह सोलर मंडल का क्या है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा और नंबर में छठा कौन सा है? सैटर्न। ठीक है। यूरेनस यानी कि अरुण। ठीक है। और नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन एंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। एक ऐसे खगोलीय पिंड या ऐसे खगोलीय पिंड जिनका निर्माण सूर्य से हुआ है, उस निर्माण होने के बाद वो सूर्य के चारों तरफ अब परिक्रमा करने लग गए, ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड एनर्जी एंड दे रिसीव लाइट्स एंड हीट फ्रॉम द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं किसी के भी पास अपनी क्या नहीं है? लाइट नहीं है। वो अपनी लाइट और हीट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। ठीक है। अब प्लैनेट जो हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपने देखा है पीछे जो इमेज देखी थी सोलर सिस्टम की, उसमें आपने देखा होगा मार्स और जुपिटर। ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स का डिवीजन करती है। ठीक है। जो मार्स तक प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चार प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब इनकी सतह जो है वो ठोस है, ठोस एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है। इनको हम इनर प्लैनेट भी कह देते हैं। इनर प्लैनेट इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो एस्ट्रॉयड की बेल्ट है वो उससे एस्ट्रॉयड की बेल्ट और सूर्य के बीच में ये लाई करते हैं, सन के। ठीक है। सन और एस्टेरॉयड के बीच में ये जो भी प्लैनेट हैं लाए करते हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है। इन कौन कौन से इनर प्लैनेट? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दूसरे जो प्लैनेट हैं उनको जोवियन प्लैनेट, ग्रेट प्लैनेट या आउटर प्लैनेट या जायंट प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े हैं। ठीक है। इसकी वजह से इनको जायंट प्लैनेट ठीक कहते हैं।
और ये जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर की प्लेनेट हैं, इसलिए इनको आउटर प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशंस हैं मरकरी की। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो मरकरी है, बुध है, वो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सन के सबसे करीब है। और मरकरी एंड वीनस आर कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट बिकॉज, अब जो वीनस और मरकरी है इनको इंटीरियर प्लैनेट यानी कि अंतर्ग्रह कहा जाता है। अंतर्ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाई करते हैं किसके बीच में? अर्थ एंड सन के बीच में, इसलिए इन्हें कहते हैं इंटीरियर प्लैनेट्स। ठीक है, बिकॉज दे आर बिटवीन द सन एंड द अर्थ। लाइफ इज नॉट पॉसिबल on this planet because of absence of atmosphere। बुध पर कोई भी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जीवन संभव नहीं। वायुमंडल ना पाए जाने के कारण दिन में बुध पर बहुत ज़्यादा गर्मी और सूर्य छिपने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ठीक है, The day are extremely hot and night are extremely cold here। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर वायुमंडल नहीं है। डेली टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ मरकरी, मरकरी का जो डेली टेम्परेचर डिफरेंस है, दैनिक तापांतर, वो कितना है? लगभग 560 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है पूरे प्लैनेट्स में। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता। अब देखते हैं वीनस। इट इज सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इसका सन से जो है, सूर्य से दूसरा नंबर है। ये दूसरे नंबर पर सबसे नज़दीक ग्रह है किसके? सूर्य के। Venus along with Uranus moves around the sun from east to the west। ठीक है, जो वीनस है और यूरेनस है, वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, दोनों सूर्य के पश्चिम से पूर्व ना होकर पूर्व से पश्चिम उल्टी परिक्रमा करते हैं। यानी कि कहें तो अर्थ जो है एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन जो वीनस हैं और यूरेनस हैं वो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एंड इट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ये अर्थ के सबसे नज़दीक का ग्रह भी है। दिस इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द सन एंड द मून। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है या ऑब्जेक्ट है या फिर कहेंगे सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, जो हमें दिखाई देती है किसके बाद? सूर्य और मून के बाद, यानी कि सन और मून के बाद। ठीक है, जिसकी वजह से इट इज ऑल्सो नॉन, क्या कहलाता है ये? मॉर्निंग स्टार। ठीक है, क्या कहलाता है ये? मॉर्निंग स्टार इन द ईस्ट। पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में सुबह को हम किसको देख सकते हैं? वीनस को देख सकते हैं। इसलिए ये सुबह का तारा या भोर का तारा कहलाता है। कब? मॉर्निंग में। एज वेल एज इवनिंग स्टार इन द वेस्ट, शाम को भी इसको देखा जा सकता है वेस्ट डायरेक्शन में, जिसलिए इसको हम शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इट बीइंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ इन द साइज एंड द मास। ठीक है, ये जो वीनस का आकार है ये अर्थ के लगभग बराबर है और इसका मास भी जो है लगभग अर्थ के बराबर है। साइज और मास में बराबर होने की वजह से जो है इसको क्या कहते हैं? सिस्टर प्लैनेट। ठीक है, एंड
ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ट्विन प्लैनेट यानी कि जुड़वा बहन या बहन प्लैनेट या जुड़वा ग्रह भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ CO2। इसका जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जिसकी मात्रा इसके एटमॉस्फेयर में 90 to 95% है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर तो फिर भी बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ कितनी है? 90 to 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि यहाँ सन की हीट आती तो है लेकिन उतनी वापस जा नहीं पाती। ठीक है। तो इट्स प्रोड्यूस प्रेशर कुकर कंडीशन। ठीक है। अब भाई प्रेशर कुकर कंडीशन कैसे है? प्रेशर कुकर में क्या ऊपर सीटी लगी हुई होती है, अंदर प्रेशर बना रहता है। ठीक है। वो बाहर नहीं निकल पाता, गर्मी बाहर नहीं निकल पाती कुकर की। तो उसी तरीके से वीनस की भी गर्मी बाहर निकल नहीं पाती। ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन प्रोड्यूस करता है? प्रेशर कुकर की कंडीशन। गोला बन जाता है किसका? आग का लगभग। इट इज हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है। ये सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे जो है गर्म प्लेनेट है। यही वजह है कि इट इज थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। चलिए पहुंचते हैं अर्थ पर। ठीक है। दिस इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है सूर्य की से दूरी या क्रम के अनुसार देखें तो तीसरा ग्रह है और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे पहले जो चार बड़े ग्रह हैं वो सारे जोवियन प्लैनेट हैं, और इंटीरियर इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। ये अपने अक्ष पर ये अर्थ है। ठीक है। ये इसका क्या है? एक्सेस है। अर्थ का एक्सेस है। ठीक है। ये झुकी हुई है कितना? अपने अक्ष पर, अपने एक्सेस पे कितना झुकी हुई है? ये एंगल जो है कितना बन रहा है? 23.5 डिग्री। ठीक है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगा रही है। कैसे? अपने एक्सेस पे, ऐसे। ठीक है। इट इज टाइल्टेड ऑन इट्स एक्सेस बाय 23.5 डिग्री। ठीक है। ये झुकी हुई है कितना? अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है। इट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक। जो सूर्य से दूरी है पृथ्वी की, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। तो वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है। पृथ्वी सूर्य सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव हो सका है। ठीक। जिस द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसमान से देखने पर नीला प्रतीत होता है। नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा उपस्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है? एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। ठीक है। गोल्डी लॉक्स जोन एक ऐसा जोन है जिसमें कोई ग्रह अगर लाई करता है या कोई प्लैनेट लाई करता है तो उस पर जीवन उस पर संभव हो सकता है।
ये गोल्डीलॉक्स जोन एक निश्चित दूरी होती है जहाँ जो सूर्य से होती है, मतलब सन से एक निश्चित दूरी पर क्या हो पाया जाता है, गोल्डीलॉक्स जोन, जहाँ पर पानी की एक मात्रा उपस्थित होती है जिससे जीवन संभव हो सके। तो अर्थ और मार्स, ठीक है, ये दो प्लेनेट कहाँ लाई करते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन में। अब गोल्डीलॉक्स जोन में लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम मार्स पर बार बार अभियान भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, किस लिए, कि कहाँ पानी मिल जाए, यहाँ जीवन संभव है या नहीं है देखने के लिए। बाकी हम इतना खर्च बाकी किसी और प्लेनेट पर नहीं करते, ठीक है। अब देखते हैं अर्थ जो है इसकी डेंसिटी सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है वो लिख लेंगे, कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, अर्थ की, सारे प्लैनेट्स में। आगे देखते हैं मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट, ठीक है। मार्स को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। इट हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट, इसके पास 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसका नाम डिमोस और फोबोस है। फोबोस जो है, सॉरी, फोबोस और डिमोस है। डिमोस जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मार्स इज, जो मार्स का मंगल ग्रह का हाईएस्ट पॉइंट है यानी कि पीक पॉइंट है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है। क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया। ये विच इज 3 टाइम्स हायर देन माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कितनी ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। मार्स इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मार्स जो है वो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं या इनर प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे बाहरी है। जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके पास 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम गैनीमीड है, ठीक है। और जो सिर्फ जुपिटर की ही नहीं, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। अब अदर इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स में अगर देखें जुपिटर की, तो लो, यूरोपा, कैलिस्ट्रा, अमल्थिया एटसेट्रा आर अदर important satellite of Jupiter, ठीक है। It possesses dual characteristics of planet and star, ठीक है। अब जो बृहस्पति है वो दोहरी प्रकृति दिखाता है, किस किस की, स्टार की भी और प्लैनेट्स की भी। प्लैनेट तो वो है ही, ठीक है। स्टार की इसलिए दिखाता है क्योंकि इट हैज़ इट्स ऑन रेडियो एनर्जी, ठीक है। जो बृहस्पति है इसके पास अपनी रेडियो एनर्जी है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर किसका भी रिप्रेजेंट करता है, स्टार का भी, ठीक है। इसलिए इट इज नोन एज मिनिएचर सोलर सिस्टम, जिसकी वजह से इसको छोटा सौर ग्रह भी, सौर मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो शनि है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और कहेंगे छठा नंबर पे, यानी कि 6th पोजीशन पर। कहाँ से है, सन से है। सन से इसकी पोजीशन क्या है, 6th है, और आकार में, साइज में सेकंड प्लैनेट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गैसियस ग्लोब गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, ठीक है। ये एक गैस का गोला है, ठीक है। जो सैटर्न का निर्माण हुआ है वो गैस से हुआ है, ये गैसीय गोला है
जिसकी वजह से हम इसको गैसीय ग्लोब गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, और ये स्काई से देखने पर इस कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का। ठीक है, इट कंसिस्ट 7 फुल्ली डेवलप्ड रिंग्स। ठीक है, सैटर्न है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, छल्ले हैं, किसके, गैसों के। ठीक है, रिंग्स जिसे कहते हैं, हॉर्न्स भी कहते हैं, वलय भी कहते हैं इनको। ठीक है, कितने हैं, 7। ठीक है, इट हैज 82 नेचुरल सैटेलाइट्स। जो सनी है उसके पास कितनी सैटेलाइट, कितने उपग्रह हैं, 82 सैटेलाइट्स हैं, जो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हैं। दीज आर मैक्सिमम इन ऑल प्लैनेट्स। ठीक है, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। ठीक है, टाइटन जो है वो सबसे बड़ी सैटेलाइट है सैटर्न की। और यहाँ एक और फैक्ट ध्यान देने योग्य है, इसका जो साइज है वो लगभग मरकरी के बराबर है। ठीक है, किसका साइज, टाइटन का साइज। और इसकी अदर इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स में देखें हम तो मिमाज, इनक्लेंडस, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपरॉन, ठीक है, लेप्टस एंड फोएब आर अदर इंपॉर्टेंट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। सैटर्न की और भी महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स ये हैं। यूरेनस, यूरेनस अगर देखें साइज में तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और 7वें नंबर पर सूर्य के दूरी के हिसाब से इसको रखा गया है। और इसकी खोज किसने की थी, 1781 में सर विलियम हर्सेल ने। यहाँ एक बात देखने योग्य है, ठीक है, सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ठीक है, हम सिर्फ अपनी नेकेड आइज से सैटर्न तक देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें नेकेड आइज से नहीं देख पाते कि कोई सेलेस्टियल बॉडीज है या नहीं है। इसकी वजह से इसकी खोज की गई 1781 में विलियम हर्सेल द्वारा। ठीक, अब हमारे पुराने माइथोलॉजी में क्या होता था, सन एक ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी को तो ये हम लोग कहते ही थे। ठीक है, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, चंद्र, ये सब हमें नंगी आंखों से दिखाई देते थे, जिसकी वजह से हम इनको जानते थे। ठीक है, ड्यू टू हाई इंक्लिनेशन। ठीक है, अब ये जो है आपका यूरेनस है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, 0 डिग्री। ये अपने एक्सेस पर कितना झुका हुआ है, 0 डिग्री झुका हुआ है। तो इसका जो, इसकी वजह से इसको जो कहते हैं हम, इसको लेइंग प्लैनेट कहते हैं, यानी कि लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह भी हम यूरेनस को कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन इट्स एटमॉस्फेयर गिव्स इट अ ग्रीन कलर। इसके वायुमंडल में मीथेन होने की वजह से इसको हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आसमान से देखने पर हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसके पास भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं। ठीक है, वलय हैं चारों ओर, जिनकी संख्या कितनी है, 5 हैं। और इनको नाम दिया गया है एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक, और इसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इनका नंबर है 27। अगला नंबर आता है नेपच्यून का। नेपच्यून सोलर सिस्टम में सबसे आखिरी का ग्रह वो चौथा बड़ा ग्रह है, यानी कि 4th लार्जेस्ट प्लैनेट एंड लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन गैले। ठीक है, जॉन गैले साहब ने इनकी खोज की।
ठीक है। इट्स अपेयर लाइट येलो इन कलर, इसका जो रंग है वो देखने में लाइट येलो दिखाई देता है। ठीक है। इट हैज़ 13 नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है, इसके पास 13 नेचुरल उपग्रह हैं, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ट्रिटॉन, नेरेड आर इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून की जो है महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स हैं उनमें ट्रिटॉन और नेरेड सर्वप्रमुख हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था 2006 तक। 2006 के बाद उससे ग्रह का जो दर्जा है वो ले लिया गया। क्यों? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006, ठीक है, एक बैठक हुई एस्ट्रोनॉमर्स की, कब? 2006 में। ठीक। इस बैठक में कहा गया प्लूटो जो है दूसरे ग्रहों का रास्ता काट रहा है, जिसकी वजह से इसका जो प्लेनेट का स्टेटस था उसको विड्रॉ कर लिया गया प्लूटो का। कब? 2006 में। फिर 2014 में बैठक हुई आईएयू की, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। ठीक है। 2014 में उन्होंने 5 नाम और सुझाए, किसके? ड्वार्फ प्लैनेट के। वो क्या थे? सीरिस, प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया और मेकमेक। ठीक है। इन सब को क्या कह दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है। और इनको नाम दिया गया प्लूटोन्स। इनको नाम दिया गया क्या? प्लूटोन्स। ठीक है। यह आपका सोलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पृथ्वी के एकमात्र सैटेलाइट की तरफ, जिसका नाम है मून। ठीक है। अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका नाम चंद्रमा मून है। ठीक है। मून का जिस शाखा में यानी कि अध्ययन किया जाता है, जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है। मून जो है का रोटेशन जो है और रिवॉल्यूशन टाइम एक ही है, मतलब मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। ठीक है। तो रिवॉल्यूशन टाइम यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है और अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड, लगभग कहें तो 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। किसमें? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में। ठीक है। चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण का जो काल है यानी कि टाइम है वो लगभग सेम है। इसको फॉसिल स्टार भी कहते हैं। ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है लिबिंटेज माउंटेन है, जो कहाँ सिचुएटेड है? साउथ पोल पर। आगे देखें। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। व्हेन द मून इज एट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये चक्कर लगा रहा है किसका? अर्थ का। जब ये अर्थ से सबसे ज़्यादा पास में होता है ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? सुपर मून। ठीक है। तो जो चंद्रमा है जब पृथ्वी से मिनिमम दूरी पर होता है तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? सुपर मून। और ये पोजीशन क्या कहलाती है? पेरिजी। ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहेंगे? पेरिजी। पृथ्वी से मिनिमम डिस्टेंस किसका? मून का कहलाएगी पेरिजी। यहाँ पर ये याद रखने योग्य बात है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा अर्थ से मून का, ठीक है, अर्थ है
और ये चक्कर लगा रहा है मून, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको कहेंगे अपोजी। ठीक, आगे, इन द केस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ 2 फुल मून्स इन अ कैलेंडर मंथ, ठीक है, फुल मून्स और न्यू मून्स, मैं आपको बता दूं कि जो सन होता है और ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? मून, ठीक है। अगर मून की सिचुएशन ये है तो इसको हम कहेंगे क्या? फुल मून, ठीक है। फुल मून हिंदी में क्या कहलाएगा? पूर्णिमा, ठीक है। अगर पोजीशन ये है मून की अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में, तो मून क्या कहलाएगा? न्यू मून, ये पोजीशन मून की न्यू मून कहलाएगी। न्यू मून मतलब अमावस्या, ठीक है। तो इन द केस ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ 2 फुल मून, यानी कि एक कैलेंडर मंथ में, यानी कि एक माह में अगर 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तो दूसरी पूर्णिमा यानी कि दूसरे फुल मून के समय को क्या कहेंगे? ब्लू मून, ठीक है। जो है इस टर्म को हम याद रखेंगे, जो एक महीने में दूसरी पूर्णिमा पड़ेगी तो दूसरी पूर्णिमा यानी कि सेकंड फुल मून को क्या कहेंगे हम? ब्लू मून। पहला मून फुल मून, दूसरा मून ब्लू मून इन अ कैलेंडर मंथ, ओके। फॉर लूनर इक्लिप्स डेट ऑक्योर्स इन अ रो, अगर 4 चंद्र ग्रहण एक रेखा में पड़ते हैं, मतलब लगातार पड़ते हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? चौथे, फोर्थ लूनर इक्लिप्स को क्या कहेंगे हम? ब्लड मून, ठीक है। तो फोर्थ लूनर इक्लिप्स को जो लगातार चौथा चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो उसके चौथे चंद्र ग्रहण को हम कहेंगे ब्लड मून, यानी कि रक्त चंद्रमा। इसके बाद आता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड जैसे कि आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि सन, ठीक, जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसके बीच में एक बेल्ट पाई जाती है टेरेस्ट्रियल बॉडीज की, ठीक है, खगोलीय पिंडों की, जिनका निर्माण हुआ है किससे? ग्रहों के टूटने से, ठीक। तो उनको, इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं हम? एस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। इस बार जो CDS का सेकंड एग्जाम हुआ था, CDS सेकंड 2020, अभी जो बीते संडे को हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स को निम्न में से या क्या अलग करता है? तो उसमें क्वेश्चन में आंसर था एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो जो है हमारा आंसर क्या था? एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। These celestial bodies revolving around the sun in a fixed orbit, ये जो आपका एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर
लगाते हैं। ठीक, दे हैव बीन ओरिजिनेटेड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। जो इनका निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? जो प्लैनेट्स है उनके डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है, उनके विखंडन से एस्टेरॉयड बेल्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और उस टॉपिक का नाम होगा मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।